ओके क्लास सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके आई गेस ऑलमोस्ट 80-90% स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम कंटिन्यू करते हैं। बस ये मीटिंग है, ये हो जाए कंडक्ट, उसके बाद एक क्लास मीटिंग होगी जिसमें मैं अटेंडेंस लूंगी और उसके बाद फिर एंड कर दूंगी। ओके MIS हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS, जो कि मैनेजर लेवल मैनेजर जो है वो मिडिल लेवल मैनेजर यूज कर रहे होते हैं इनको। और उसमें भी हमारे पास इनपुट कहाँ से आ रहा होता है, यहाँ पे भी सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास TPS ही होती है, ट्रांजेक्शन लेवल डाटा एज एन इनपुट प्रोसेसिंग। इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग मीन्स ऐसे सिस्टम जिसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स हमारे पास इंटरेक्टिव सिस्टम्स होते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम भी हम उनको कह सकते हैं, जिसमें डाटा इनपुट जाता है और उसमें डिफरेंट प्रोसेसिंग होकर जो है मॉडलिंग होती है डाटा पे, डिफरेंट सिमुलेशंस अप्लाई होती हैं और डिफरेंट एक्सट्रैक्शन के बाद डाटा जो है वो इंटरेक्टिव डिसीजंस जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है कि व्हाट डिसीजन वी शुड टेक। आउटपुट्स डिसीजन एनालिसिस, फिर उसके बाद डिसीजन एनालिसिस होते हैं। इसमें भी हमारे पास जो प्रोसेसिंग होती है इसमें डिफरेंट लॉजिक्स लगी होती हैं कि जो डाटा एज एन इनपुट आ रहा है उस डाटा को उन डिफरेंट फिल्टर से प्रोसेस करके गो थ्रू करना है। आउटपुट्स आर डिसीजन एनालिसिस। जब इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग होगी सिस्टम में, उस इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास डिसीजंस आना शुरू होंगे, जो डिसीजंस आपका सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोवाइडेड एज एन इनपुट फ्रॉम ट्रांजेक्शनल लेवल इनपुट। यूजर्स कौन होंगे इसके, प्रोफेशनल्स एंड स्टाफ, मिडिल लेवल स्टाफ एंड प्रोफेशनल्स। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एनालिसिस, कि हमने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट करने हैं और कॉन्ट्रैक्ट के जो है वो एनालिसिस किस तरीके से करना है, कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन से हमारे पास लोग ऐसे हैं जिनसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एनालिसिस किस तरीके से करना है, मीन्स कौन से हमारे पास ऐसी पार्टीज है जिनसे हम कॉन्ट्रैक्ट करें जिससे हमें कम रेट पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एनालिसिस आप डिसीजन बेस्ड सिस्टम आपको दे रहा होता है कि these are the companies which are providing this type of materials or this type of services from where you can create contract, और कॉन्ट्रैक्ट की क्या टर्म्स होंगी, क्या कंडीशंस होंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एनालिसिस के अगर हम ये पार्टीज हैं जो हमें ये सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकती हैं, तो टोटल ओवरऑल एनालिसिस करके आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम दे रहा होगा जो कि हेल्प आउट कर रहा होगा मैनेजर्स को डिसीजंस लेने में। ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हमारे पास डाटा कहाँ से आएगा, पर्सनल कंप्यूटर्स, ऑनलाइन क्यूरीज, कोई भी क्यूरी जनरेट की आपके पीसी पे गई, पीसी पे एनालिटिकल मॉडल डेटाबेस। डेटाबेस क्या है आपके पास, एनालिटिकल डेटाबेस है। एनालिटिकल मींस जिसमें हर चीज के इफ एंड बट्स हैं, अगर वैल्यू ये हुई तो मींस सारे फॉर्मूलाज पहले से ही डिफाइन है। तो जब पहले से हमारे पास सारे फॉर्मूलाज डिफाइन है तो वो फिर हमारे पास डिफरेंट जो है वो ये इन्होंने एग्जांपल दिए, वोएज एस्टिमेटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एक मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वोएज एस्टिमेटिंग सिस्टम यूज होता है, जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की कैटेगरी के अंदर आता है। जो किस तरीके से काम कर रहा है, जिसमें हमारे पास डाटा कहाँ से आ रहा होगा, शिपमेंट फाइल्स, पोर्ट डिस्टेंस, फ्यूल कंजम्पशन, शिप चार्टर हायर हिस्ट्री कॉस्ट फाइल, पोर्ट एक्सपेंस फाइल। लाइक जब हमने कोई चीज शिप की, शिपमेंट की मतलब किसी हमने जो है वो कस्टमर तक पहुंचाई, तो उसकी फाइल की सारी डिटेल, स्पीड कैपेसिटी कितनी थी, कितनी स्पीड में शिपमेंट हुई, कितना टाइम कंज्यूम लगा। ठीक है, तो ये हमारे पास शिपमेंट फाइल जा रही होगी इनपुट। पोर्ट डिस्टेंस मीन जहां से जहां तक जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना था, रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या आई डाटा को, जब हम कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट या मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना है और हमें रिस्ट्रिक्शंस कितनी आई। फ्यूल कंजम्पशन कितनी हुई, कितना फ्यूल कंज्यूम्ड हुआ, कॉस्ट कितनी लगी। ठीक है, फ्यूल कंजम्पशन हो गई हमारे पास, डिस्टेंस कॉस्ट कितनी हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें। शिप चार्टर हायर हिस्ट्री कॉस्ट फाइल,
ओवरऑल हमारे पास जो है वो हिस्ट्री क्या है, कॉस्ट फाइल की कितनी कॉस्ट लगी, जब शिप करवा रहे थे तो उसकी हायरिंग करवाते वक्त हमें कितना टाइम लगा, उसमें रिसोर्सेज को हमें कितना अमाउंट देना पड़ा। पोर्ट एक्सपेंस फाइल, पोर्ट पे जो हमारे पास एक्सपेंस आया जहां से हमने अपना जो है वो इक्विपमेंट रवाना करनी है कस्टमर से, वहां पे हमारे पास कितने एक्सपेंसेस आए। तो ये सारी डेटाबेसेस से डेटा जाएगा हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, ये हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। ये एक डेटाबेस में सारे इनपुट सारे होंगे और ये हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पास जाकर एनालिटिकल मॉडल्स हो रहे होंगे, यानी कि ये जो डेटा इनपुट आ रहा होगा इस पे डिफरेंट फार्मूलाज लग रहे होंगे। फार्मूलाज लगने के बाद कोई एक वैल्यू एज एन आउटपुट आएगा, जिस जो आपकी कोई भी क्यूरी होगी जिसको वो सॉर्ट आउट कर रहा होगा और उसकी बेसिस में हेल्प आउट कर रहा होगा मैनेजर्स को रन टाइम पे डिसीजंस लेने पे, कि हमें कौन से जो है वो कहाँ से शिपमेंट करनी चाहिए, सप्लायर कौन सा बेटर होगा हमारे लिए, कहाँ पे कम कॉस्ट पे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इस टाइप के जो डिसीजंस हैं वो हमें हेल्प आउट कर रहा होगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, सीनियर लेवल मैनेजमेंट। इनपुट कहाँ से आ रहा होगा, एग्रीगेट डाटा। एग्रीगेट डाटा मींस हर सिस्टम से, कुछ डाटा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से आ रहा होगा, कुछ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन से। एग्रीगेट मींस कॉम्बिनेशन, हर सिस्टम अपना अपना इनपुट दे रहा होगा एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम में। देन वी हैव प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग अगेन इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग है, हमारे पास एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फॉर्मूलाज लगे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस पे डिफरेंट मॉडलिंग परफॉर्म कर रहे हैं। डिफरेंट एफिशिएंट एल्गोरिथम्स हैं जिनके पास डाटा इनपुट आ रहा है और वो एल्गोरिथम्स उस डाटा को प्रोसेस करके कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आउटपुट प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मींस प्रिडिक्शन, फॉरकास्टिंग। जो कंबाइंड डाटा आया है डिफरेंट प्रोसेसिंग सिस्टम से, टीपीएस से, एमआईएस से, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम में हमारे पास एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स होंगे, जो इंटरेक्टिव एल्गोरिथम्स होंगे, जो उस डाटा को रीड करके प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट हमें क्या देगा, प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन मींस हमारे पास प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शंस की फॉर्म में डाटा आ रहा होगा। प्रेडिक्शंस और फ्यूचर फॉरकास्टिंग, जिसकी बेसिस पे हम फ्यूचर पे फॉरकास्ट कर सकते हैं। और यूजर्स कौन होंगे इस सिस्टम के, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम के सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर्स विल यूज दिस systems in order to create strategies for long term. एग्रीगेट का मतलब कंबाइन, कंसोलिडेटेड, मल्टीपल डाटा सोर्सेज से एक डाटा इकट्ठा होकर आएगा। टीपीएस का डाटा भी होगा, एमआईएस का डाटा भी होगा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का डाटा होगा। तो वो एग्रीगेट उन सबका एवरेज निकालेगा और उसके बाद फिर उस पर प्रोसेसिंग करेगा। और यूजर्स कौन होंगे इस सिस्टम के, सीनियर मैनेजर। आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको यूज कर रही होगी एज फॉर स्ट्रेटेजी प्लानिंग। एग्जाम्पल क्या होगी इसकी, 5 ईयर ऑपरेटिंग प्लान। अब मुझे आज से 5 साल बाद कुछ प्लान करना है, तो उस 5 साल की प्लानिंग के लिए जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके लिए मुझे पास्ट का रिकॉर्ड चाहिए होगा। वो पास्ट का रिकॉर्ड हमारे पास डिफरेंट सिस्टम से आ रहा होगा, कुछ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से आ रहा होगा, कुछ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से आ रहा होगा, रिपोर्ट्स वगैरह, कुछ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से आ रहा होगा। फिर एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम उस पर प्रोसेस करेगा, अपने जो है वो मॉडल पे उसको रन करेगा, अपने एल्गोरिथम्स चलाएगा और उस एल्गोरिथम्स के बाद आउटपुट हमें इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन मिल रहा होगा, जो हमें पॉइंट आउट कर रहा होगा, जिसकी बेसिस पे हम 5 ईयर ऑपरेटिंग प्लान क्रिएट कर सकें। मॉडल ऑफ अ टिपिकल एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम कैसे वर्क कर रहा होगा। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास हर सिस्टम से जो है एक वर्क स्टेशन है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम का। मेन्यूज, ग्राफिक्स, कम्युनिकेशन, लोकल प्रोसेसिंग इनपुट जा रहा है। फिर एक और वर्क स्टेशन मीन्स ये डिफरेंट टर्मिनल्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो अलग अलग लोकेशंस में हैं और उनका डाटा हमारे ईआईएस पे जा रहा है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम ईएसएस पे। और ईएसएस उसको प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिससे हमें जो है कि जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में आसानी हो।
So these are the different portals या different terminals जो different systems हैं, जो different physical locations में हैं, जो अपना input दे रहे हैं in terms of menus, graphics, communication, local processing, वो हमारे ESS में जा रहा है. फिर next terminal है, means next system है जो किसी और physical location में हो सकता है. ठीक है. एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम इज यूज फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट, डिजाइन टू द इंडिविजुअल सीनियर मैनेजर. हर इंडिविजुअल सीनियर मैनेजर को हेल्प आउट करने के लिए डिजाइन किया गया है. टाइज सीईओ टू ऑल लेवल. ठीक है, जितने भी लेवल से सीईओ है उनको जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है इन ऑर्डर टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन. टॉप लेवल मैनेजमेंट को, सीईओ को, जिसको देखकर, क्योंकि सीईओ जो है वो हमेशा हर वक्त जो है वो आपकी ट्रांजैक्शनल या ऑपरेशनल लेवल पे एक एक मैनेजर से जाके नहीं पूछ रहा होगा. ठीक है, उसके पास एक कॉन्क्रीट रिपोर्ट आनी चाहिए कि एक साल में हमने क्या क्या चीजें की, हमने क्या प्रॉफिट है, हमारा हमारा कैपिटल कितना था, हमने इन्वेस्ट कितना किया, हमें हमें कितना रिटर्न हुआ, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना मिला, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा जो है वो हमारी सेल आउट हुई. तो उसको ये फाइनल डाटा चाहिए होता है. उसको ये नहीं कंसर्न होता कि आज के दिन या उस डेट पे कितनी सेल हुई. वो फाइनल एक रिपोर्ट मांग रहा होता है. तो वो किस कहाँ से आ रहा होता है, हर इंडिविजुअल सिस्टम से, हर हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसिंग सिस्टम से हमारे पास एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम में आता है. और एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम उसको कंबाइन करके एक फाइनल कंक्रीट रिजल्ट दे रहा होता है जो हमारे सीनियर लेवल मैनेजमेंट को हेल्प आउट कर रही होती है फॉर फर्दर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कि हमें अब अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे चेंज करना है. अब तक हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, वो ऑब्जेक्टिव्स कितने मीट हो गए, मीन्स तो जो टॉप लेवल डिसीजंस होंगे उनको हेल्प आउट कर रहा होगा आपका एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम. वेरी एक्सपेंसिव टू कीप अप, बट दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, इतने चीपर नहीं होते कि आप इसको इजीली इंप्लीमेंट कर लें. इसकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है. इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसके एल्गोरिथम्स वगैरह उसको इम्प्लीमेंट करना, कस्टमाइज करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है. और इसको वर्क करने, इस पे काम करने के लिए भी आपको एक्सटेंसिव सपोर्ट स्टाफ चाहिए होता है. ऐसे स्टाफ चाहिए होता है जिसकी कैपेबिलिटीज और स्किल्स बहुत हाई हो. हर पर्सन इजीली इस टाइप के सिस्टम पे यूज नहीं कर सकता क्योंकि इस पर डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स वगैरह चल रहे होते हैं. तो उनको ऑपरेट करने के लिए जो स्टाफ चाहिए होता है उनकी स्किल सेट, और आपको बहुत ही प्रोडक्टिव स्टाफ चाहिए होता है. जाहिर है जब आप प्रोडक्टिव स्टाफ हायर करेंगे तो फिर उसको आपको पे भी उसी के अकॉर्डिंगली करना होगा. और इट्स सेल्फ सॉफ्टवेयर को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है हमारे एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम की, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी और इसको रन करने के लिए भी. एग्जैक्टली आपको वर्कफोर्स चाहिए होती है. वर्कफोर्स भी चाहिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉस्ट भी चाहिए. मल्टीपल सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, उन सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करने की कॉस्ट चाहिए होगी, उन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगी. ईजी सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसको इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगेगा. अदर रिसोर्सेज चाहिए होंगी, आपको नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, फिर उसको उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. मीन्स ये कोई एक ऐसा नहीं कि एक सॉफ्टवेयर और आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा. उसके लिए आपको नेटवर्क भी चाहिए होगा, आपको इंटरनेट स्पीड भी हाई चाहिए होगी, आपको डिफरेंट वर्क स्टेशन चाहिए होंगे, आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे इसको ऑपरेट करने के लिए. तो इसकी ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट और इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ सिस्टम्स टू वन अनदर. सिस्टम के आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है. ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेशनल लेवल पे, और ये टीपीएस जो है यहाँ से डाटा जा रहा होगा हमारे पास एमआईएस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में. और एमआईएस की ही जो रिपोर्ट्स हैं वो जा रही होंगी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पास. सो दैट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टीपीएस एंड एमआईएस से इनपुट ले रहा होगा, और इनपुट लेने के बाद डिफरेंट जो है वो डाटा हमें फॉर्म शो कर रहा होगा जो हेल्प कर रहा होगा डिसीजन लेने में. और फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और एमआईएस से ही डाटा जा रहा होगा एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम पे. इस तरीके से ये सब सिस्टम्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके काम कर रहे होते हैं. ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिजिटल फॉर्म्स आजकल चल रही है. डिजिटल मीन्स जिसपे ऑनलाइन काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, डिजिटल कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है. तो डिफरेंट टाइप के सिस्टम जो है वो एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड होते हैं. दिस इज द आइडियल, ये एंड और वो कह रहे हैं कि ये सिनेरियो आइडियल सिनेरियो है जिसमें ये सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो. अगर नहीं होगा, अलग अलग डेटाबेसेस होंगी, तो फिर आपको इनको सिंक करने में, सेंट्रलाइज करने में प्रॉब्लम होगी.
जो मैंने हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर एक जगह डाटा अपडेट होगा तो अलग अलग डाटा बेसिस हैं, तो वो वन बाय वन सब जगह जाके अपडेट होगा, और अगर आप नहीं करेंगे अपडेट तो एक्यूरेट डाटा नहीं होगा, और अगर आप अपडेट करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, एक ही चीज आप बार बार हर सिस्टम में परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर सिंक होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा, तो फिर आपको वो प्रोसेसिंग बार बार करने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट वंस आप उसको अपलोड करेंगे वो हर जगह हो जाएगा। बेटा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ नहीं होता। ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम एक अलग सिस्टम है, और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम एक एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम एक अलग सिस्टम है। ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो हमारी ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें कब क्या किस टाइप के रिसोर्स चाहिए, चाहे हमें कोई पर्सन हायर करना है, चाहे हमें कोई टेबल परचेज करनी है, एसी लगाना है, तो ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस को रन करने के लिए अगर हमें कोई चीज चाहिए तो वो ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है। और दूसरा टाइप ऑफ सिस्टम एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, जो कि टॉप मैनेजमेंट को हेल्प आउट करने के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आजकल की जो लेटेस्ट कंपनीज हैं, डिजिटल फॉर्म्स हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स आपस में इंटीग्रेटेड हैं, और जो पुरानी फॉर्म्स हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं, ओल्ड फॉर्म्स हैं, पुरानी जो जिसमें बहुत पहले से काम हो रहा है, रिसोर्सेज और जो है वो एम्प्लॉयज भी पुराने हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं, वहाँ पे ये सिस्टम एक दूसरे से आइसोलेशन में होते हैं, मीन्स एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एंड इंफॉर्मेशन डज नॉट फ्लो सीमलेसली फ्रॉम वन एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द अनदर, और इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। वही बात है कि अलग अलग डेटाबेसेस हैं तो हर जगह अलग अलग अपडेट होगा। efficiency and business values tend to suffer greatly in these ट्रेडिशनल फॉर्म्स, और उन ट्रेडिशनल फॉर्म्स में क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर किसी का अपना अलग अलग सिस्टम है, और एक इंफॉर्मेशन अगर एक जगह अपडेट हो रही है तो दूसरी जगह नहीं हो रही, तो वो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है और जो बिजनेस वैल्यूज हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रही। इसीलिए द सोल्यूशन इज दैट कि ये जो डिफरेंट फर्म्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट कंपनीज में, ये जो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में डिफरेंट सिस्टम वर्क कर रहे हैं, ये सब आपस में इंटीग्रेट हो ताकि काम आसानी से हो सके। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन, हम बस इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं क्योंकि हम बहुत वन बाय वन हर ऑपरेशनल लेवल पे देख लेते हैं। अगर हम सेल्स एंड मार्केटिंग फंक्शनल एरिया की बात करें तो उसमें हमारे पास सिस्टम कौन सा है? ऑर्डर प्रोसेसिंग, डिस्क्रिप्शन है, एंटर प्रोसेस एंड ट्रैक ऑर्डर्स। कोई भी ऑर्डर आया, उस ऑर्डर की एंट्री करना, उस ऑर्डर को प्रोसेस करना और उस ऑर्डर को ट्रैक करना इज द टास्क ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। और कौन से लेवल पे यूज हो रहा होगा ये सिस्टम? ऑपरेशनल लेवल पे। लोअर लेवल जो आपके ऑपरेटर्स होंगे वो एंट्री लेवल इसको यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट टाइम ऑफ सिस्टम जो सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकता है, दैट वुड बी प्राइसिंग एनालिसिस। प्राइसिंग एनालिसिस डिटरमाइन प्राइसेस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर रही होगी, हर प्रोडक्ट और हर सर्विसेज को रेट चार्ज करना कि अगर हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं तो इसकी क्या चार्जेस होने चाहिए, अगर हम ये सर्विस दे रहे हैं तो इसके क्या चार्जेस हो रहे हैं, और ये आप एनालिसिस करके बता रहे होते हैं थ्रू मार्केट सर्वेज, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, और उसकी बेसिस पे आप कॉम्पिटिटर्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग से आप डिटरमाइन करके बता रहे होते हैं। एंड जो थर्ड टाइप सिस्टम जो यूज होगा सेल्स एंड मार्केटिंग सिस्टम्स के लिए, सेल्स ट्रेंड फॉरकास्टिंग। प्रिपेयर 5 ईयर सेल्स फॉरकास्ट, और इसको कौन यूज कर रहा होगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सेल्स ट्रेंड फॉरकास्टिंग क्या होगी? प्रिपेयर 5 ईयर सेल्स फॉरकास्ट। ठीक है, सेल्स ट्रेंड फॉरकास्टिंग आज अभी प्रीवियस डेटा को देखते हुए आज से 5 साल बाद हम प्रिडिक्शन करें, तो उसके लिए हमारे पास सेल्स ट्रेंड फॉरकास्टिंग का सिस्टम यूज हो रहा होगा जिसको आपकी स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट यूज कर रही होगी। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे पास किस तरीके से काम होगा? मशीन कंट्रोल। ठीक है, एंट्री लेवल जो हमारे पास फ्रंट एंड जो हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे वो मशीन्स को कंट्रोल कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू परफॉर्म डेली टास्क। कंट्रोल द एक्शंस ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स को कैसे यूज करना है, मशीनरी को कैसे हैंडल करना है, और इसको यूज कौन कर रहा होगा? ऑपरेशनल लेवल आपके जो है वो एम्प्लॉयज। प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है, कब कौन सी मशीन कौन सी प्रोडक्शन होनी है, वो सारी प्लानिंग कौन करी होगी? आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और सिस्टम कौन सा रिक्वायर्ड होगा? प्रोडक्शन प्लानिंग। फैसिलिटीज लोकेशन, डिसाइड वेयर टू लोकेट न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटीज। ये डिसीजन आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ले रही होगी। लेट्स से हमारे पास ज्यादा आइटम्स की हमारे पास जो क्यूरीज हैं, ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं, स्पेस कम है, मशीनरी कम है, तो हमें और मशीनरी चाहिए होगी। मशीनरी चाहिए होगी तो इसके लिए स्पेस भी चाहिए होगी।
स्पेस के लिए फिर हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, उसको अब फिर हम अपने बजट में से कैसे निकालेंगे। तो ये जो इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं, ये आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रही होती है। जी बिल्कुल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ एन इन्वेंट्री सिस्टम। लेट सपोज हमारे पास एक इन्वेंट्री सिस्टम है, ऑर्डर डाटा आया, कोई नया ऑर्डर आया, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में, और इन्वेंट्री की मास्टर फाइल अपडेट हो जाएगी, मींस डेटाबेस में जाके उस ऑर्डर की सारी डिटेल्स हमारे पास स्टोर हो जाएगी। डेटा एलिमेंट्स क्या होंगे इन्वेंट्री मास्टर फाइल में, आइटम कोड, यानी कि जो प्रोडक्ट जिसका ऑर्डर आया उसका कोड, डिस्क्रिप्शन, यूनिट्स ऑन हैंड, यूनिट्स ऑन ऑर्डर, रीऑर्डर पॉइंट, अगर रीऑर्डर हुआ तो उसके क्या चार्जेस होंगे। ठीक है, ये सारा डाटा हमारे पास इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम पे जाएगा, वहां से मास्टर फाइल पे अपडेट होगा, और वहां से ऑनलाइन क्यूरीज भी जनरेट हो सकती हैं, और रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट रिपोर्ट भी जनरेट होंगी। और रिपोर्ट, अगर मैंने कोई क्यूरी की किसी भी ऑर्डर का स्टेटस चेक करने के लिए, तो वो मुझे इस तरीके की रिपोर्ट जनरेट कर देगा। आइटम कोड ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, यूनिट्स ऑन हैंड्स, अभी हमारे पास रॉ मटेरियल कितना पड़ा है और अभी ऑर्डर कितना रहता है। यूनिट इन हैंड्स के अभी हमारे पास कितना रॉ मटेरियल मौजूद है उस प्रोडक्ट का, और यूनिट्स ऑन ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर कितने हैं उसके, हमारे पास कितना मौजूद है, क्वांटिटी कितनी है, और हमारे पास ऑर्डर कितना है, कस्टमर ऑर्डर। और बेस्ट ये है कि इन्वेंट्री यूनिट्स ऑन एंड्स हमारे पास ज्यादा होने चाहिए यूनिट्स ऑन ऑर्डर से, ताकि ऐसा ना हो कि अगर कोई ऑर्डर आ जाए और हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमें कांटेक्ट करना पड़ता है सप्लायर से कि हमारे पास ये रॉ मटेरियल, ये प्रोडक्ट खत्म हो गया, आप हमें ये प्रोवाइड कर दें। एंड वी कैन जनरेट ऑनलाइन क्यूरीज एज वेल, किसी भी पर्टिकुलर आइटम की मैं ऑनलाइन क्यूरी जनरेट कर सकती हूँ, तो वो मुझे इस तरीके से एक कंक्रीट रिपोर्ट देगा, और वो रिपोर्ट कौन देगा, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा होगा। सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल ऑपरेशनल लेवल पे ट्रैक्स मनी और द फर्म, ठीक है, वो कौन सा मनी है जो हमने अभी रिसीव करना है, अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट कितना है हमारा, कौन कौन से हमारे कस्टमर्स हैं, या हमारे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिससे हमने अकाउंट रिसीव करना है। सो दैट इज ऑपरेशनल लेवल ऑपरेटर इसको अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम को यूज कर रहे होंगे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन से सिस्टम को यूज कर रहे होंगे, बजटिंग। बजटिंग किस लिए यूज हो रही होगी, प्रिपेयर शॉर्ट टर्म बजट, 1 मंथ बजट कितना चाहिए हमें, ठीक है, तो फिर वो टॉप मैनेजमेंट को बता रहे होते हैं कि अब हमें उतना बजट चाहिए, फिर वो अप्रूव करता है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट तमाम चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं फॉर शॉर्ट टर्म बजटिंग। एंड आपकी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है स्ट्रेटेजिक, वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, प्रॉफिट प्लानिंग, प्लान्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, कि लॉन्ग टर्म बेसिस में हमने अपने प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट करना है, और उसके लिए जो सिस्टम यूज हो रहा होगा दैट वुड बी प्रॉफिट प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम पे हमारे पास क्या होगा, ऑपरेशनल लेवल पे होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रैक्स एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग, स्किल्स एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे अप्रेजल कितना लगाना है, ये सारी चीजें। मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करी होगी, कंपनसेशन एनालिसिस, मॉनिटर्स द रेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय वेजेस, सैलरीज एंड बेनिफिट्स, ठीक है, मार्केट से एनालिसिस करके ये डिटरमाइन करना कि हम कितना दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, बाकी कितना दे रहे हैं, और हम किस तरीके से इसको अपने सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज कर सकते हैं। अप्रेजल कितना लगाना है, वेजेस कितने देने हैं, सैलरीज बढ़ानी है तो कितनी बढ़ानी है, तो ये सारी चीजें आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर रही होती है। कंपनसेशन एनालिसिस, एचआर वाले और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करी होगी, प्लान द लॉन्ग टर्म लेबर फोर्स नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि लॉन्ग टर्म पे हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। अप्रेजल का मतलब आप लोगों को नहीं पता बेटा, इंक्रीमेंट्स को कहते हैं, जो अप्रेजल मिलता है आपको, जो सालाना सैलरी होती है उसमें जो एक बोनस मिल गया, या आपको उसमें जो है इंक्रीमेंट लग गया, दैट कॉल्ड अप्रेजल। ठीक है, तो आपकी ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो एचआर बेस्ड प्लानिंग कर रही होगी कि लॉन्ग टर्म में हमें कौन कौन सी वर्क फोर्स अपनी हमें कैसे बनानी है, लाइक हमें डेवलपर चाहिए, उसका क्या स्किल सेट होगा, तो ये सारी प्लानिंग आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रही होती है। क्योंकि हर किसी का ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट टास्क होते हैं, और डिपार्टमेंट के अंदर भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं कि कौन क्या क्या करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर सिस्टम्स भी वैसे यूज हो रहे होते हैं।
वेजेस का मतलब जो हम उनको पे कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उनके चार्जेस कितने हैं। दिहाड़ी जैसे कहते हैं ना उर्दू में, उसको वेजेस कहते हैं इंग्लिश में, कि हम पर डे के हिसाब से कितना उनको चार्ज कर रहे हैं। अगर वो एक दिन छुट्टी करेगा तो उसके कितने पैसे कटेंगे। ठीक है, सैलरी, एम्प्लॉयज वेजेस मींस एम्प्लॉयज सैलरी, हम उसको कितनी उसमें जो है बोनस पे, बेसिक पे कितनी है। तो ये सारी चीजें हैं कि उसको जितना काम करने पे हम उसको कितना दे रहे हैं, मेडिकल अलाउंसेस कितने हैं, सैलरीज कितने हैं, और अदर बेनिफिट्स हम दे रहे हैं, मेडिकल बेनिफिट दे रहे हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स अगर किसी एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया, कोई ऐसी स्किल सेट करवा दी, या बाकी एम्प्लॉयज कोई नई हमारे पास कोई टूल आया, उसको लर्न करके उसने बाकी सबको उसकी ट्रेनिंग करवा दी, तो उसको फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा कि ये टास्क करने पर हम आपको अप्रेजल दे रहे हैं, हम आपको बोनस दे रहे हैं। या इस मंथ आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, उसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ, तो उसकी बेसिस पे हम आपको अप्रेजल दे रहे हैं, मीन्स कि हम आपको बोनस दे रहे हैं। ये सारे काम जो है ये एचआर वाले के डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट में, जिसपे टास्क डिफाइन होता है कि कौन क्या क्या करेगा, और उसके लिए अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जो उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं ये टास्क परफॉर्म करने के। मतलब अब वो मैनुअली बैठ के रजिस्टर पे चेक नहीं कर रहा होगा कि कौन कितने बजे आया है, कौन कितना पंक्चुअल है। ये सारी चीजें आपका सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, उसी की बेसिस पे फिर मैनेजर जो है वो काम कर रहे होते हैं। एचआर सिस्टम्स, एम्प्लॉयज डाटा वेरियस डिपार्टमेंट से आ रहा होगा एचआर सिस्टम में, एम्प्लॉय की मास्टर फाइल अपलोड होगी, अपडेट होगी, और फिर वहां से वो डाटा पेरोल के जाएगा, अकाउंट वालों के पास जाएगा, मैनेजमेंट वालों के पास जाएगा रिपोर्ट जनरेट होने के लिए, और ऑनलाइन क्यूरीज भी जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, सो बिजनेस प्रोसेसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम हाउ वर्क विद ईच बिजनेस प्रोसेसेस, मैनर इन विच वर्क इज ऑर्गेनाइज। बिजनेस प्रोसेस क्या है कि हमने काम किस तरीके से करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, कोऑर्डिनेशन कैसे, कौन किससे कम्युनिकेट करेगा, टीम्स किस तरीके से बनानी है, इन ऑर्डर टू हम किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट और सर्विस जो हमने कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। कॉन्क्रीट वर्क फ्लोज ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सेट ऑफ एक्टिविटीज, क्या क्या काम करना है हमने, किस डायरेक्शन में करना है, किस फ्लो में करना है, दीज ऑल आर द बिजनेस प्रोसेसेस। वेज इन वेज मैनेजमेंट चूजेस टू कोऑर्डिनेट वर्क, क्या हम मैनेजमेंट ये डिसाइड करे कि हमने किस डायरेक्शन में काम करना है, किस तरीके से काम करना है, हमारे क्या क्या प्रोसेसेस होंगे। और इस सब काम करने में आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट को हेल्प आउट कर रहा होता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनुअल करने में चांसेस ऑफ एरर ज्यादा है, जबकि सिस्टमेटिक प्रोसेस पे अगर काम होगा तो चांसेस ऑफ एरर कम होंगे, और कम टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू कम्प्लीटली रीथिंकिंग प्रोसेसेस। ठीक है, आपको अगर एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो मैनुअल प्रोसेस है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ फ्लोज हैं, तो आपका आईएस उसको भी जो है वो ऑटोमेट कर सकता है, उसको भी अपडेट कर सकता है। बिजनेस प्रोसेसेस टिपिकली स्पेन सेवरल डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। ठीक है, ये हमने देख लिया है कि डिफरेंट फंक्शनल एरियाज हमारे पास क्या है, एचआर है, अकाउंट फाइनेंस है। ठीक है, ये सारी सेल्स एंड मार्केटिंग है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के ये टास्क हैं, एचआर के ये टास्क हैं। ये मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि ये हम हर क्लास में थ्रू आउट रिपीट कर रहे होते हैं। क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस, क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस कौन से होंगे हमारे पास, ट्रांजैक्ट बाउंड्री between sales, marketing, manufacturing, and research and development. Group employees from different functional specialists to complete a piece of work. अच्छा, अब अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक नया प्रोजेक्ट आता है एक और कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंपनी के तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग टास्क है। तो नया प्रोजेक्ट आएगा तो उस पर काम कौन करेगा, सब लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। एक डेवलपमेंट टीम होती है, ठीक है, एक हमारे पास टेस्टिंग टीम होती है, एक एनालिस्ट की टीम होती है। तो सब हर जो है ग्रुप से, हर डिपार्टमेंट से हम कुछ लोगों को ग्रुप करते हैं, डिफरेंट फंक्शनल स्पेशलिटीज टू अ कंप्लीट पीस ऑफ
वर्क, सो दैट वो एक साथ काम कर सकें और हमारे पास एक प्रोजेक्ट या एक प्रोसेस कंप्लीट हो सके। ठीक है, सो ये दैट इज कॉल्ड क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस। उसमें आपके अकाउंट्स वाले भी इन्वॉल्व होंगे कि अब तक कस्टमर को हमने क्या क्या बिल बना के देना है, कितनी कितनी चीज़ों पे क्या चार्ज करना है। उसमें हमारा एचआर भी इन्वॉल्व होगा कि कौन कौन सी रिसोर्सेज हमने एलोकेट किए हैं इस प्रोजेक्ट में। उसमें बिजनेस एनालिस्ट भी होंगे जो कि ये डिसाइड करेंगे कि जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और हम उस पर किस तरीके से काम कर सकते हैं। सो दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस। क्रॉस फंक्शनल मीन्स कि हर किसी का अलग अलग डिपार्टमेंट से आपने अलग अलग लोगों को मिला के एक ग्रुप बना लिया, एक टीम बना ली जो एक जो है वो उस पर काम कर रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्लास? ट्रांजैक्ट का मतलब बियॉन्ड द बाउंड्रीज। ठीक है, फंक्शनल एरियाज के बियॉन्ड आप क्या करें, आपने हर फंक्शनल एरिया से कुछ कुछ लोगों को लेकर एक नया ग्रुप बना दिया जो इस करंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा। ग्रुप एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल स्पेशलिस्ट टू अ कंप्लीट पीस ऑफ वर्क। एग्जाम्पल ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस। ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस क्या है? कोई ऑर्डर आया, उसमें आपका अकाउंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होगा, उसके कुछ लोग भी उस पर काम कर रहे होंगे। प्रोडक्शन एंड शिपिंग वाले भी उस ऑर्डर पे काम करना स्टार्ट हो जाएंगे, साथ साथ अकाउंट्स एंड बिलिंग वाले भी सारी चीजें बिलिंग वगैरह कर रहे होंगे और वो सारा डाटा एचआर में भी जा रहा होगा। सो इस और एग्जाम्पल ये जैसे एक सिनेरियो, इस सिनेरियो के लिए आपका तमाम डिपार्टमेंट्स मिलके काम कर रहे होंगे। ट्रांजैक्ट के मीनिंग्स हैं बियॉन्ड, पार। मुझे ये ईआरपी कम और इंग्लिश की क्लास ज्यादा लगती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस, वो कह रहे हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस में आपके पास क्या है, आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या कह रहे हैं, सेल्स, अकाउंटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। कोई ऑर्डर आया, सेल्स वाले उसको इनिशिएट करेंगे कि ये एक ऑर्डर आया है और ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। जब ऑर्डर सबमिट होगा तो कहाँ जाएगा, अकाउंटिंग वालों के पास। तो अकाउंट वाले भी आपके इन्वॉल्व हो गए। मीन्स तो ये कोई एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, सब ट्रांजैक्ट बियॉन्ड द फंक्शनल एरियाज काम कर रहे होंगे। सेल वाले ने इनिशिएट किया, फिर अकाउंट वाले भी इनिशिएट करेंगे। चेक क्रेडिट कि क्या क्या चीजें, अमाउंट अप्रूव करेंगे क्रेडिट कि हाँ ठीक है ये सब बिलिंग वगैरह है। एड जाके डाटा का असेंबलिंग, प्रोडक्ट की असेंबली की स्टार्ट हो जाएगी जब अप्रूवल मिल जाएगा। तो जब मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन वालों को अप्रूवल मिल गया अकाउंट डिपार्टमेंट का, हाँ ठीक है बिल क्लियर हो गया है, इतना अमाउंट रिसीव हम कर चुके हैं, तो वो असेंबलिंग करना स्टार्ट कर देंगे प्रोडक्ट की। और साथ में इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। मीन्स आपके पास इनवॉइस मीन्स सारी बिलिंग्स की कॉपी कि कितना पे कर लिया है, कितना पे करना है, या जब जब उनके पास डिलीवर हो जाएगा तब पे करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, अकाउंट पेएबल क्या है, वो सारी चीजें। और फिर जब प्रोडक्ट असेंबल हो जाएगी तो वो फिर शिप हो जाएगी। तो एक ऑर्डर या एक प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हर डिपार्टमेंट अपना अपना रोल प्ले कर रहा होगा। तो एक कंपनी में जब डिफरेंट फंक्शनल एरियाज होते हैं तो वो सब आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं। कभी भी कहीं कोई एक डिपार्टमेंट अकेले काम नहीं कर रहा होता, सब मिलजुल के एक दूसरे से कम्युनिकेट करके कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं। ये हमारे पास ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस है। Systems for enterprise-wide process integration. Enterprise application designed to support organization-wide process coordination and integration. हम एक ऐसी एप्लीकेशन डिजाइन करें जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन हो, जो मल्टीपल प्रोसेस को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करे आपस में। Consist of enterprise systems, supply chain management system, customer relationship management, knowledge management systems as well. वो कह रहे हैं कि हम इन systems के साथ साथ जो हम पढ़ चुके हैं, we should have another types of system as well, जो कि help out कर रही हो उस organization को different task और better way में और integration में करने के। integration means synchronize और centralized होकर। तो सेंट्रलाइजेशन के लिए हमें जो सिस्टम चाहिए होंगे वो होंगे एंटरप्राइज सिस्टम्स।
supply chain management systems, customer relationship management systems and knowledge management systems. अब हम ये देखते हैं वन बाय वन ये सिस्टम है क्या. Enterprise systems are ERP softwares. Enterprise resource planning. Enterprise systems, also known as enterprise resource planning, provide a single information system for organization-wide coordination and integration of key business processes. ये थियोरेटिकल कोर्स है, इसमें ऐसे हम सॉफ्टवेयर पे वर्क नहीं करेंगे. जैसे पीएफ में हम कोड करते हैं, यहाँ पे ऐसे कोई कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी. ठीक है, तो ये कह रहे हैं एंटरप्राइज सिस्टम्स आर ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो कि सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें हर डिपार्टमेंट, हर फंक्शनल एरिया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, अकाउंटिंग हो, एचआर हो और डिफरेंट एरियाज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सबको मर्ज करके काम कर रहा होगा. एंटरप्राइज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर. ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल एरियाज. लोअर लेवल पे हमारे पास नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम होंगे. यहाँ पे हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और जिसमें डाटा कहाँ से आ रहा होगा, कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से. और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सप्लायर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स, वहां से इनपुट आ रहा होगा और इसकी बेसिस पे फंक्शनैलिटी हो रही होगी और डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस पे काम हो रहा होगा. ठीक है, दैट इज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिस्टम. ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिस्टम हमें क्या बता रहे हैं? हाँ जी, मीटिंग एंड होने वाली है. सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, अटेंडेंस लेके क्लास एंड करेंगे. ठीक है, लेट सपोज ये ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज हैं. ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड एचआर. डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यूज हो रहे हैं. ये बिजनेस फंक्शंस हैं और इन बिजनेस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यूज हो रहे हैं. और आउटसाइड द बाउंड्री हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री के बाहर वेंडर्स हैं और कस्टमर्स हैं. वेंडर्स कहते हैं यहाँ सप्लायर्स हैं जो हमें गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आगे हम कस्टमर को फॉरवर्ड कर रहे हैं, या वो जिनसे हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं. वेंडर्स कहते हैं या सप्लायर्स कहते हैं जो हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम आगे कस्टमर को दे रहे हैं. सो विद एन ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज वी हैव बिजनेस फंक्शंस, and in order to perform these business functions we will need information system. बिजनेस प्रोसेस फॉलो होगा और इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते हुए मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन वाले अपना काम कर रहे होंगे. ठीक है, यहीं तक रखते हैं. इसी सेशन पे दोबारा सेम मीटिंग आईडी पे ज्वाइन करेंगे, अटेंडेंस लेंगे और एंड करेंगे क्लास.